हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमारे करंट अफेयर्स का विषय सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत और उनके पड़ोसी। पहला, भारत सरकार भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती गांवों में मुफ्त दूरदर्शन डीटीएच कनेक्शन प्रदान करेगी। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों के गांवों में 1,50,000 फ्री डिश कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा है। यह पहला दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने का हिस्सा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सरकार के वाइब्रेंट विजिलेंस कार्यक्रम के तहत लेह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पे थे। अनुराग ठाकुर ने स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों से गहन बातचीत की। उन्होंने भविष्य की पहल की योजनाओं का भी अनावरण किया जो सीमावर्ती गांवों के विकास को और बढ़ाएगी। इन पहलों से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने स्थानीय लोगों को यह भी आश्वासन दिया है कि बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और खेल बुनियादी ढांचे की उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है विषय शिखर सम्मेलन बैठक। क्वेश्चन सेकंड है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने सुशुंड जयंती 2023 के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार 13 जुलाई 2023 को शुरू हुआ और 15 जुलाई 2023 को समाप्त हुआ। सुश्रुत जयंती हर साल 15 जुलाई को मनाई जाती है। सुश्रुत जयंती सर्जरी के जनक कहे जाने वाले सुश्रुत के सम्मान में मनाई जाती है। सर्जरी के क्षेत्र में उनके योगदान को मानने के लिए AIIA के शल्य तंत्र विभाग के शल्यांकन नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। AAIAM भारतीय संज्ञाहरक संघ वाराणसी के सहयोग से शल्य तंत्र एवं संज्ञाहरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्देश्य सुश्रुत के ज्ञान और प्रथाओं को बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग NCIAM के अध्यक्ष डॉक्टर देव पुजारी जैन थे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसरी इसकी निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषय बैंकिंग प्रणाली। HDFC बैंक डिजिटल रुपए को UPI QR कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है। HDFC बैंक ने भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के साथ अंतर संचालित एक UPI QR कोड लॉन्च किया। इस प्रकार ऐसा करने वाला यह भारत का पहला वाणिज्य बैंक बन गया। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने घोषणा की है कि इंटरऑपरेबिलिटी अंतर संचालित जुलाई में लागू की जाएगी। अंतर संचालित UPI QR कोड के साथ HDFC बैंक के व्यापारी जो इसके CBDC प्लेटफॉर्म पर शामिल हुए हैं वे अपने ग्राहकों से डिजिटल रुपया मुद्रा के रूप में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। HDFC बैंक ने डिजिटल रुपया का उपयोग करके पायलट कार्यक्रम में 1,70,000 व्यापारियों और 1 लाख से अधिक ग्राहकों को साइन अप किया है। वर्तमान में डिजिटल रुपये के भुगतान की सुविधा HDFC बैंक द्वारा दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलोर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गुवाहाटी और गंगटोक सहित अन्य शहरों में दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2022 को RBI ने थोक क्षेत्र में CBDC पर एक पायलट शुरू किया। डिजिटल रुपए के साथ अंतर संचालित UPI QR कोड की मदद से उपभोक्ता अपने CBDC वॉलेट में उपलब्ध पैसे के लेन देन UPI QR कोड के जरिए कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को एक ही व्यापारी के यहाँ अलग अलग QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी। अब विषय जो है हमारा है वो है खेल। ठीक है, भारत ने ब्राजील में विश्व
बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 9 पदक जीते। इन पदकों में 4 रजत पदक, 5 कांस्य पदक शामिल है। भारत ने यह पदक विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियन के तीसरे संस्करण में जीता, जो 10 से 12 जुलाई तक आयोजित किया गया था। ब्राजील के एक नगरपालिका शहर पारा डी मिनस ने टूर्नामेंट का मंचन किया। ठीक है, अब रजत पदक विजेताओं की सूची जो है वो है बालिका एकल में आदित्य, मिश्रित युगल में पीयूष एंड श्रेया, पुरुष युगल में सौम्यदीप और पीयूष, महिला युगल में जेरनिन एंड आदित्य। कांस्य पदक विजेताओं की सूची की अगर बात करें तो पुरुष एकल में है सौम्यदीप, महिला एकल में जेरलिन, महिला एकल में श्रेया, मिश्रित युगल में सौम्यदीप और गौरांशी, और महिला युगल में गौरांशी और श्रेया। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सौम्यदीप और श्रेया ने चैंपियनशिप में 3 पदक जीते। गौरांशी, आदित्य, जेरलिन और पीयूष ने 2-2 पदक जीते। विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप के इन विजेताओं में से कुछ विश्व बधिर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेंगे, जो 14 से 25 जुलाई तक हो रही है। विश्व बधिर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2003 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति द्वारा आयोजित की जाती है। यह हर 4 साल में आयोजित की जाती है। विश्व भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण भारत का कुल निर्यात 13% गिर के 60,009 अरब डॉलर का रह गया। जून 2023 में वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर भारत का कुल निर्यात 60.09 बिलियन अमेरिकन डॉलर अनुमानित है, जो जून 2022 से लगभग 13% की गिरावट दर्शाती है। जून 2022 में निर्यात 69.20 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। जून 2023 में कुल आयात 68.98 बिलियन अमेरिकन डॉलर अनुमानित है, जो 2022 के 80.12 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आंकड़े से लगभग 14% कम है। हालांकि व्यापार संतुलन यानी निर्यात और आयात के बीच का अंतर जून में 10.92 बिलियन अमेरिकन डॉलर से कम होकर 8.899 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषय भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण भारत का कुल निर्यात 13% गिर के, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अप्रैल जून 2023-24 में व्यापार घाटा भी 31.49 बिलियन अमेरिकन डॉलर से कम होकर 22.59 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2022 में 3.1% की दर से बढ़ने के बाद 2023 में काफी धीमी होकर 2.1% पार जाएगी। विषय बैंकिंग प्रणाली। आरबीआई ने 2 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया। 11 जुलाई को श्री शारदा महिला सहकारी बैंक तुमकुर कर्नाटक और हरिकेश्वर सरकारी बैंक वाई सतारा का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया, क्योंकि ऋणदाताओं के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी। हरिकेश्वर सरकारी बैंक ने 11 जुलाई 2023 में बैंकिंग व्यवसाय बंद कर दिया। परिषद मापन पर प्रत्येक जमाकर्ता DIECC से 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। जमा बीमा एवं ऋण गारंटी नियम DICGC हरिकेश्वर सरकारी बैंक के लगभग 99.96% जमाकर्ता को पूरी राशि का भुगतान करेगा। चलिए अब देखते हैं फिर DICGC की से शारदा महिला सरकारी बैंक के करीब 97.82% जमाकर्ता को पूरी रकम का भुगतान करेगा। उनके लाइसेंस रद्द करने के परिणाम स्वरूप बैंक को बैंकिंग का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसे जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है। 12 जून 2023 तक DICGC ने शारदा महिला सरकारी बैंक के जमाकर्ता को कुल बीमाकृत जमा राशि का 15.06 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है। भारतीय राज्य व्यवस्था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 42 अधिनियमों में
183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की प्रयास करता है। इसमें 19 मंत्रालय द्वारा प्रसारित 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 दिसंबर 2023 को लोकसभा में जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक पेश किया था। विधेयक को सांसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया। इसकी रिपोर्ट मार्च 2023 में राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष रखी गई। विधेयक में अपराध की गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंड को तर्कसंगत बताने की भी परिकल्पना की गई। जिन अधिनियमों में संशोधन किया गया है वे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। ठीक है, अब विषय है किताबें और लेखक। विनोद मानकारा की पुस्तक का विमोचन सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रॉकेट लॉन्च पैड से किया गया। किताब का शीर्षक प्रिज्म द एंस्टल अबोर्ड ऑफ रेनबो है। यह विज्ञान लेखों का संग्रह है। यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान और गणित के 50 लेखों का संकलन है। इसमें जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, डार्क स्काई पर्यटन, ब्लैक होल पुष्टिकरण और कुते लाइका की पहली अंतरिक्ष यात्रा जैसी विषयों को शामिल किया गया। पुस्तक का विमोचन इसरो के अध्यक्ष एवं सोमनाथ ने किया, जिसमें पुस्तक की प्रस्तावना भी लिखी है। उन्होंने पुस्तक को विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र VSSC के निर्देशक एवं उन कृष्णन नायर को सौंपकर इसका विमोचन किया। विनोद मानकारा एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता लेखक है। वह भारत के मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान पर एक विज्ञान संस्कृति वृत्तचित्र यनम में निर्माता भी है। मानकारा की डॉक्यूमेंट्री में चंद्रुन नेरे सुडोबेरल भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं विषय अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और फ्रांस ने जेट इंजन सह विकसित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रॉन ने पेरिस के एलिसी पैलेस में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। दोनों देशों ने घोषणा की है कि वो उन्नत वैमानिक प्रौद्योगिकियों में अपने रक्षा सहयोग का विस्तार करेंगे। वे लड़ाकू विमान के इंजन और भारतीय बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर IMRHS के इंजन का सह विकास करेंगे। भारत और फ्रांस IMRHS कार्यक्रम के तहत हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के मोटीकरण का भी सहयोग करेंगे। IMRH कार्यक्रम पर प्रगति को बढ़ाने के लिए HL और सफाना हेलीकॉप्टर इंजन एक शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों ने छोटे और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों पर सहयोग की भी घोषणा की। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के लिए एक रोडमैप अपनाने और संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को अंतिम रूप देने में समर्थन देने की भी सम्मत हुई। हाल में ही HL और जनरल इलेक्ट्रिक ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 के लिए F414 इंजन के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन विषय भारतीय अर्थव्यवस्था। सरकार ने कच्चे तेलों पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रति टन कर दिया। भारत सरकार ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादन पर 1,600 रुपये प्रति टन विंडफॉल कर लगाया। सरकार ने 15 जुलाई से घरेलू कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क HLHED को शून्य से बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति टन कर दिया। पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SED अपरिवर्तित रहेगा। मई 2023 में भारत ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को 41 रुपये प्रति मैट्रिक टन से घटाकर शून्य कर दिया था। भारत ने मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने और स्थानीय बाजार में परिवहन ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 जुलाई 2022 को पहली बार विंडफॉल लाभ टैक्स लगाया। जब आर्थिक स्थिति के परिणाम स्वरूप बड़े और अप्रत्याशित लाभ होते हैं तो सरकार द्वारा व्यवसायों और आर्थिक क्षेत्रों पर विंडफॉल लाभ टैक्स